चला था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आवर टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। मैं आपसे कल भी बच्चों कह रहा था कि सेंटर ऑफ मास में जो पढ़ने लायक बात होती है वो है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल आई मीन M1 और M2 जैसे दो नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिला जुला या मिलकर बनाया गया अगर मेरे पास एक सिस्टम है, लेट दिस बी अ सिस्टम, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ होगी? हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेते हैं। अगर पहले मास की जो लोकेशन है वो R1 पर हो, दूसरे मास की लोकेशन अगर R2 पर हो, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यानी RCM का फार्मूला था बेटा, याद करो क्या फार्मूला था, बहुत अच्छे बहुत सुंदर। RCM बराबर मन में बोलो बेटा M1R1, सब रिवाइज कर लें, प्लस M2R2, अगर कई सारे होते तो M3R3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। अब अगर RCM का रेट ऑफ चेंज देखा जाए तो VCM आ जाएगा, मतलब रेट ऑफ, देखिए मैं लिखता जा रहा हूं पढ़ता जा रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। D/dt का मतलब रेट, T नीचे लिखा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, RCM मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो सेंटर ऑफ मास टाइम के साथ साथ अपनी लोकेशन कैसे चेंज कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताएगा। सो VCM बराबर D/dt ऑफ RCM, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी अगर डिफरेंशिएशन इधर करोगे तो वेरिएबल ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो फार्मूला बन जाएगा बेटा M1V1 प्लस का M2V2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। बच्चों आप ऐसा भी कह सकते हैं, VCM वाले फार्मूले को देख करके आप ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, कि पहले पार्टिकल का मोमेंटम, जैसे ये था, अगर RCM निकालना था तो पहले पार्टिकल का मास मोमेंट प्लस दूसरे पार्टिकल का मास मोमेंट अपॉन टोटल मास। वैसे VCM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम अपॉन टोटल मास। इसी प्रकार से अगर ACM निकालना होगा बच्चों तो ACM का फार्मूला भी इसी एसेंट में बन जाएगा। हम वेलोसिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी यहां भी डिफरेंशिएट होगी, यहां भी डिफरेंशिएट होगी। पहली वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से पहले का एक्सेलरेशन, दूसरी की वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से दूसरे का एक्सेलरेशन, तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है तो ये R1 R2 भी वेक्टर्स होंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्वांटिटी है तो V1 V2 भी वेक्टर्स होंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्वांटिटी तो A1 A2 जैसे एक्सेलरेशन भी वेक्टर होंगे बेटा, राइट। आई थिंक इतनी बातों में कोई समस्या नहीं बेटा। एक बात और, जो कल की सुंदर सुंदर बातें हम लोगों ने सीखी थी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो। आप बोलते हैं अच्छा खाया करो, कानपुर के लोगों में दिल बहुत हार्ड है, बासी खाने देते हैं। अरे भाई ये सब बातें ना माइंड करो बेटा, थोड़ा सा घर से अपने अर्ज करो कि कुछ घर का रॉ मटेरियल आपके पास रहे, है ना, चॉइस ऑफ खाने की, अरे आप स्विच करो ना। आजकल क्वालिटी की तो लड़ाई है, क्वालिटी की ही तो लड़ाई है, और क्या है। क्वालिटी की लड़ाई में पता है फायदा क्या होता है कि एक टिफिन वाले से अच्छा दूसरा वाला चैलेंज करता है कि हम और अच्छा खाना दे सकते हैं, आप उससे दाम कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहना सीखो। हर चीज आपके हिसाब से नहीं बदल सकती, कुछ चीजों को आपको अपने हिसाब से बदलवाना पड़ेगा फोर्स करके। बच्चों इतनी बात डन। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ किसी बॉडी का निकालने के लिए आपके पास 3 रिजल्ट हैं। हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं। इतनी बातें डन। अब जरा सुनो, असल में है क्या कि अगर मास का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मास कंटेंट बड़ा होता चला जाएगा, डिस्क्रीट मासेस, डिस्क्रीट मास का मतलब एक मास यहां रखा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, इस तरह से कोई बॉडी अगर कॉन्फ़िगर होगी तो ऐसे केस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास खोजना बहुत ही आसान, राइट। एक बात और समझिए बच्चों, इन केस जो हमारा सिस्टम है वो 2 से ज्यादा 3 4 5 प्लेनर शेप से बना है, ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कैसे खोजेंगे? तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ जाए। अच्छा कल की 2 एक बातें और रिवाइज करते पहले। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी हिस्से के करीब रहता है, मतलब मैं आपसे पूछूं, अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये कोई ज्वाइनिंग लाइन है, एक तरफ मास m है और एक तरफ मास 2m है, और इस रॉड की टोटल लेंथ l है, राइट। ये वाला पॉइंट l/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आधी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ए साइड में होगा कि बी साइड में? तो आपका जेन्युइन आंसर होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम लाई क्लोज टू द हैवी मास। कि सेंटर ऑफ मास अगर m बराबर होते तो बीचों बीच पड़ता, ऐसे में सेंटर ऑफ मास जब मास अनबैलेंस है तो हैवी हम से करीब पड़ेगा, यानी बी साइड में पड़ेगा, राइट। अब अगर आपसे इसी बात को और अच्छे से पूछना चाहूं तो बच्चों ये बताइएगा, अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक थोड़ी सी रीजनिंग का सवाल है, थोड़ी सी रीजनिंग का सवाल है कि हमारे पास बच्चों अगर एग्जांपल के तौर पर 4 मासेस का कॉम्बिनेशन हो, m
4m, राइट, 6m और 5m, राइट। चार अलग अलग मासेस से या चार अलग अलग मासेस को लीनियरली ज्वाइन करके, रॉड से ज्वाइन करके, किसी हल्के वायर से ज्वाइन करके हमने एक सिस्टम डेवलप किया। ऐसे सिस्टम मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के चार कॉर्नर्स पर अलग अलग मास रख दी, ऐसे सांचा बना लिया। अब इस मास का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अच्छा बच्चों एक बात और बता दें, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग अलग आर्टिकल, लेकिन रियलाइज करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, आप ऐसे सोचो कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर का ऐसा पॉइंट है वेयर होल मास इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहां आप सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। यस, चैट बॉक्स पे आंसर सारे सही आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी इससे करीब रहेगा। इसको देखो, ये एक ऐसा फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जो कई सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना है। सारे पॉइंट मासेस बराबर नहीं है, कुछ हल्का, कुछ भारी, कुछ और भारी, कुछ और भारी। हमसे कोई पूछे कि रियलाइज कराओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे क्या होगा, तो हम आपसे इतना कह सकते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अगर आप चाहें तो बॉडी को टिका सकते हैं। मतलब अगर आपके फिंगर टिप पर बॉडी रखने से बॉडी अगर इनकेस बैलेंस हो जाए, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सर हमने जहां कहीं भी उंगली टिका रखी है वो दरअसल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। अब जरा सुनो, अब जरा और सुनो, राइट। अब जरा समझिए, अब जरा समझिए बेटा। अब मैं आपसे इसी फोटो में अगर कुछ पार्ट्स बाइफरकेट कर दूं कि सपोज करो हमारे पास चार हिस्से हैं। सपोज करो बेटा हमारे पास चार हिस्से हैं, राइट। और चारों हिस्सों में ये वाला हिस्सा ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी। अब मुझे बताइए जरा सा, सेंटर ऑफ मास के लाई करने के एक्सपेक्टेड चांस कहां है? वेयर शुड सेंटर ऑफ मास लाई? वेयर, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाए बेटा। वेयर, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेरीज है बेटा। वेयर शुड सेंटर ऑफ मास लाई? सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? आपने कहा समझिए, हम किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में अगर इंटरफेयर, यस बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? तो बच्चों ध्यान से देखो जरा, हम कह सकते हैं कि अगर हम इस सिस्टम को, रेक्टेंगुलर सिस्टम को, प्लेनर सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, हमको उसको 20 से 2 बार फाड़ना पड़ेगा। इधर पहले वर्टिकली इसे फाड़ लेंगे इधर उधर, और फिर हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे फाड़ लेंगे। तो अगर यहां से कट करो, ध्यान से देखो, इधर टोटल मास 4 5 9, इधर कितना 6 1 7, इधर 7m आएगा, इधर 9m आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के लाई करने के चांस इस तरफ ज्यादा है। मतलब अगर वर्टिकली इस सिस्टम को बाइफरकेट किया जाए तो इधर 9, इधर 7, इधर पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टली बाइफरकेट कर लो, ऊपर 4 1 5 और नीचे 6 5 11, तो इन दोनों में पड़ेगा। अब दोनों केस में जो कॉमन रीजन आया वो सी वाला रीजन आया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम विल लाई इन सी पोर्शन, राइट। यस, सी। जल्दबाजी नहीं करो बेटा, सी पोर्शन द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी नहीं करो बच्चों। फिर सुनो, पहले वर्टिकली 2 पार्ट किए, इधर 9 और इधर 7m, तो सेंटर ऑफ मास के लाई करने के चांस इधर ज्यादा पड़े, इधर नहीं पड़ सकता, कंफर्म नहीं पड़ सकता। अब हॉरिजॉन्टली 120 से फाड़ लो, ऊपर 4 1 5m ऊपर और 4 6 5 11m नीचे, 11m नीचे। तो ऊपर नीचे के हिसाब से नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब दोनों बार मतलब लेफ्ट राइट के हिसाब से राइट पे, अप डाउन के हिसाब से डाउन, और दोनों बार जो कॉमन रीजन आया वो सी रीजन आया था। सेंटर ऑफ मास सी रीजन में पड़ेगा बेटा। अरे हम तो भारी हल्के में से कंपेयर कर रहे हैं, 2 बार कंपेयर करेंगे। अगर लीनियर शेप होता, फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास कोई रॉड जैसा लीनियर शेप होता तो हम खाली लेफ्ट राइट चेक करते, और अगर प्लेनर शेप होगा तो हम लेफ्ट राइट, ऊपर डाउन, अप डाउन दोनों चेक करके देख लेंगे। कोई समस्या बच्चों? वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। अब जरा आइए एक और एग्जांपल लेते हैं सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक प्लेनर सिस्टम का क्वेश्चन समझिएगा। पहले हम प्लेनर सिस्टम बना दें और आप खुद से कोशिश करोगे बच्चों, फटाफट करो। वी हैव अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम पहले बता दें आपसे कि हमारे पास एक सिस्टम के नाम पर बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पर मास रख दें। तो सपोज करो हमारे पास ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर m, कुछ और कर लेते हैं बेटा, 2m, राइट, और 2m, ऐसे अलग अलग मास रख दिए, हमने प्लेस कर दिए। हम बताएं, जो रेक्टेंगल की ज्योमेट्री है या जो स्क्वायर की ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी आसान है। ट्रायंगल थोड़ा कैलकुलेशन के मामले में टफ है, इसलिए ट्रायंगल जानबूझ के उठा रहे हैं, राइट। हमसे कह दिया कि द गिवन सिस्टम इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
विद साइड लेंथ l, इसमें से हर साइड की लेंथ l दी है, ये लेंथ l दी है, ये लेंथ l दी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, सारे अंदर एंगल बराबर, इंटीरियर एंगल्स बराबर, 60 60 60, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 80 होता है, 60 60 60। हर वर्टेक्स पर एक मास रखा गया। हमसे क्वेश्चन कह रहा है लोकेट, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमसे एग्जांपल कह रहा है लोकेट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन, गिवन, हर बात बच्चों सोच समझ के लिखना, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों जानबूझ के वैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसी लैंग्वेज आपको सवालों में मिल सकती, प्लस आगे की कॉन्सेप्ट को समझने में सहूलियत होगी। इतना सब ड्रामा लिखने की क्या जरूरत थी? हमने लिखा कि लोकेट सेंटर ऑफ मास, खेल खत्म, कि ट्रायंगुलर सिस्टम है, अलग अलग वर्टिसेस पर मास रखा है, सेंटर ऑफ मास बताओ, आपने कहा सर यहां कहीं होगा, राइट? हमने उसको इस्तेमाल किया कि लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब होता है बच्चों जहां मास टुकड़ों में रखा गया हो, जैसे एक मास यहां रखा, एक मास यहां रखा, एक मास यहां से रखा। दो तरह के सिस्टम होंगे, एक होगा डिस्क्रीट मास सिस्टम और एक होगा लीनियर सिस्टम, रेगुलर मास सिस्टम। ये रेगुलर मास सिस्टम है, इसमें मास टुकड़ों में नहीं है, एक तरफा मास। देखिए 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 देखिए, ये देखिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लेंथ में किया गया है। ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है और ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है। इसमें मास टुकड़ों में रखा गया है, इसमें मास रेगुलरली अरेंज है, बिना किसी गैप, बिना किसी इंटरवल के। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल डिस्क्रीट मास सिस्टम पर फोकस करते हैं। कल की डेट तक जो हम लोगों ने बातें डिस्कस करी बच्चों, उन सब बातों में हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट मास, अलग अलग पॉइंट मास, योगेंद्र सर नमस्कार, राइट? अब जरा देखो, एक काम करिए, एक काम करिए, हमारे पास जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वो तरीका यही बेटा कि हम चाहें, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अब सबसे पहला काम करो कि कम से कम एक मास को, कम से कम, पहली बात सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। लोकेशन बताओगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताओगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के साथ साथ आपको कम से कम एक मास ओरिजिन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, आइए, जैसा चाहता वैसा कर लिया जाए। हम कम से कम एक मास को ओरिजिन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बेटा, राइट? क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बेटा, और देखो जरा, कंप्लीट कर लो। लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ जाए, इतनी बात खाली नोट कर लो, चले? अब देखिए जरा, अब देखिए, ये हम सारा हिस्सा सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, राइट? आइए, सोल्यूशन के लिए सारा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों। सबसे पहला काम क्या करें? आपने कहा सबसे पहले तो बेस तैयार करो। बेस का मतलब फ्रेम तैयार करो। ये आपका एक्स एक्सिस, राइट? थोड़ा ज्यादा लेफ्ट हो गया, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा। ये एक्स एक्सिस, राइट? इसी के ठीक परपेंडिकुलर जाने वाला ये वाई एक्सिस। क्या चाहिए होता है? आपने कहा सर हमारे पास 3 मास हैं, और 3 मास का एक्सीएम भी बता देंगे, वाईसीएम बता देंगे। एक्सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और वाईसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। एक्सीएम का फार्मूला आपने कहा सर फार्मूला ऑफ एक्सीएम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस टाइप से आएगा। और वाईसीएम का फार्मूला m1y1 प्लस m2y2 अपॉन इस तरह से आएगा, राइट? एक रफ आइडिया दे दिया हमने। एक काम करिए, मासेस की संख्या कितनी? 3। तो सबसे पहले m1 m2 m3 को रिप्रेजेंट कर लो, फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर लो, जैसे x1y1 x2y2 x3y3, इनको रिप्रेजेंट कर लो, राइट? चलो हम करते हैं एक काम। सबसे बताओ, ओरिजिन पर रखे मास को मान ले बेटा, ये हमारा m1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बन जाएंगे बेटा x1, y1। दूसरा मास बेटा, दूसरा मास बच्चों बन जाएगा, लेट दिस बी m2, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे बेटा x2, y2, राइट? तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बेटा ध्यान से देखो, तो ये m3, तीसरा वाला मास m3। बच्चों ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर की जगह उसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी लोकेशन सही दिखाना, जहां है वहीं दिखाना। अगर वो x एक्सिस पर l चल के है तो x एक्सिस पर l ही दिखाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट l, 0 दिखाना पड़ेगा, राइट? तो पहला मास m1, दूसरा m2, तीसरा m3, पहले के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे के x2 y2, तीसरे वाले के x3 y3, x3 y3, राइट? सारे मासेस तैयार, m1 2m, m2 2m, m3 m, कोऑर्डिनेट्स तैयार करो। पहला वाला मास हमने जानबूझकर ओरिजिन पर रखा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और ओरिजिन का मतलब x के नाम पर 0, y के नाम पर 0, 0, 0, राइट? दूसरा वाला कोऑर्डिनेट चल के जाओ, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों बताओ, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उछल के जाओगे, चल के जाओगे? आपने कहा सर हम चल के जाएंगे और एक्सिस के अलोंग चल के जाएंगे। तो बताओ जरा, दूसरे मास m2 तक पहुंचने के लिए कहां चलना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर। y पर चलना नहीं पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस पर कितना चले बेटा? l, x2 की जगह l।
वाई पर चलना, यहां से यहां पहुंचने के लिए वाई पर चलना नहीं पड़ा, तो वाई के नंबर 0। तो बच्चों पूछू इस सिस्टम में जो दूसरा नंबर मास रखा है m2 रखा है 2m रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? तो आंसर आ जाएगा l, 0। तीसरे कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान दो बच्चों। क्या ये सिमेट्रिकल सिस्टम? सिमेट्रिकल सिस्टम का मतलब क्या ये एक सिमेट्रिकल राशि बीच से फाड़ोगे तो लगभग इधर उधर एक ही जैसा आएगा, बीच से फाड़ोगे तो इधर उधर एक जैसा आएगा। अब मैं आपसे पूछूं तीसरे पॉइंट के सेंटर ऑफ मास बताओ, तो समझिए ध्यान से। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड L L L है, तो जो तीसरा वाला मास है, जो तीसरा वाला वर्टेक्स है, वो क्या पहले वाली साइड यानी बेस वाली साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टॉप पर पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा। तो लॉजिकली सोचो बच्चों, अगर ये L है तो ये L का आधा, तो इट इज L/2। मतलब ओरिजिन से यहां L/2 पे पहुंचोगे। अच्छा, फिर वही बात आती है कि हम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए उछल के नहीं जाएंगे, एक्सिस के अलोंग चल के जाएंगे। तो x में कितना चले बेटा? L/2, और y में कितना चलोगे उसका अता पता नहीं है। मान लो y में आपको जो चलना पड़े, y में चलना पड़े, उसी का नाम लोगों ने y3 रखा है। x में जितना चलना पड़ेगा वो x3, और x3 मुझे पता है कि अगर ये L है तो ये वैल्यू L/2 हो जाएगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए उछल के नहीं जाओगे, चल के जाओगे। x में चलना पड़ेगा L/2, y में कितना चलना पड़ेगा? वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो y3 को y3 मान लें, राइट। अब एक काम कर लो बच्चों, एक काम कर लीजिए, ये y3 है, एक काम कर लीजिए, लोकेट कर रहे हैं, हर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं, राइट। चले 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 चले, बहुत बढ़िया, यस, आंसर आ रहा है बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, ध्यान से देखो, ट्राइंगल कैसा? इक्विलैटरल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तीन बराबर पार्ट 60 60 60, ये वाला एंगल 60, राइट। इस ट्रायंगल में कोई ऐसा जुगाड़ करो कि एंगल की मदद से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, ये सफेद वाला व्हाइट वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में, इस येलो व्हाइट वाले ट्रायंगल में कोई ऐसा जुगाड़ करो कि एंगल की मदद से हम y3 निकाल लें, जबकि मुझे हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, इवन बेस भी L/2 पता है। हमने कहा बहुत आसान। हमें अगर परपेंडिकुलर पता करना होगा तो हम लगा देंगे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, sin 60 है तो पाइथागोरस से भी हो सकता है, लेकिन हम आसान तरीका लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में दुरुस्त हो जाओ। sin 60 sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर y3 अपॉन हाइपोटेनस के नाम पर आ जाएगा L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो y3 बराबर L मल्टीप्लाई बाय sin 60, और sin 60 कितना? √3/2। तो y3 जो कोऑर्डिनेट है वो दरअसल L √3/2 है। तो y3 की जगह बेटा L √3/2। अब एक बार आखिरी फोटो और देख लीजिए, फिर सीधे कैलकुलेशन पर चलते हैं। हमारे पास तीन मास बच्चों, बहुत तुरंत साथ स्विच किया करो, एक जगह चिपके मत रहो, आगे बढ़ो। हमारे पास तीन मास हैं, 2m 2mm, तीनों मासेस का मिला जुला एक ट्रायंगुलर सिस्टम है जिसके हर वर्टेक्स पर मास रखे गए हैं। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करके दिखाना कि दरअसल किस कोऑर्डिनेट पर पाया जाएगा। चूंकि मामला एक्स वाई प्लेन का है, अतः कोई एक्स आंसर आएगा, कोई वाई आंसर आएगा, यानी एक्सीएम वाईसीएम का आंसर निकालना है। एक्सीएम वाईसीएम का आंसर या एक्सीएम वाईसीएम तक लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग मासेस के नाम और उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो पहला मास m1 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 0 0, दूसरा मास m2 कोऑर्डिनेट l, 0, तीसरा मास m3 इज इक्वल टू m, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग चलने पर l/2, l √3/2, वो लिखा। तीनों मास पता, तीनों के कोऑर्डिनेट पता। अब आइए जरा बेटा, एक काम कर लें, थोड़ा सा स्कोर शिफ्ट कर दे, थोड़ा सा, बस। हाँ जी, चलिए फार्मूला बताइए। अच्छा बच्चों बताओ, हर मास का एक्स वाई है, क्योंकि सिस्टम हमारा प्लेन पर रखा है, प्लेन का मतलब एक्स वाई दोनों एक्सेस का इस्तेमाल करके सिस्टम रखा है, तो सेंटर ऑफ मास आएगा, उसमें भी एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, एक्सीएम बराबर, बोलिएगा बेटा, एक्सीएम बराबर, आपने कहा जितने मास उतनी बार, उसी के हिसाब से फार्मूला डिजाइन कर लो। तो एक्सीएम बराबर m1x1, बोलना पड़ेगा बेटा, मन में m1x1 प्लस m2x2 और प्लस का m3x3। बच्चों साइंटिफिकली इस चीज को पढ़ना सीखो, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस का m3, m1 प्लस का m2 और प्लस का m3। बच्चों साइंटिफिकली पढ़ना सीखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू, तीन अलग अलग मास हैं, पहले का मास मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरे का मास मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तीसरे का मास मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपॉन टोटल मास, उससे एक्सीएम आएगा। तो बच्चों चलते जाओ, एक्सीएम बराबर बच्चों वैल्यू बोलते जाओ, m1 की जगह कॉपी करते चलो, बस खाली आपको बोलना है m1 की जगह 2m
2m डब्बे के अंदर x1 की जगह बेटा 0 डब्बा बंद प्लस m1 x1 का काम खत्म, m2 की जगह दूसरा वाला मास 2m, राइट। x2 की जगह उसका दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट l प्लस m3 की जगह तीसरा वाला मास, और तीसरा वाला मास कितना बेटा m, और x3 की जगह तीसरा सेंटर ऑफ मास x3 l/2 डब्बा बंद अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास कितना 2 2 4 1 5, डायरेक्ट लिखना है बेटा 5m, राइट। सो xcm बराबर, और जो इनफैक्ट हम लोकेट करके दिखाएंगे, हर बात समझाएंगे, बस साथ साथ चलते रहना। ये मामला 0 को किसी से मल्टीप्लीकेशन करोगे 0, ये बन जाएगा बेटा 2ml प्लस ml/2। हम इसको लिख दे बेटा एक बार समझा के, 2ml, ये तो 0 हो गया, 2ml प्लस यहां से आएगा बेटा ml/2 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 5। अब एक बार इसका रफ कैलकुलेशन करो, चट से करो, ध्यान से देखो, इधर कुछ नहीं तो 1 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 दूनी 4 1 5 ml/2। फिर से बता, 2 प्लस आधा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, या ऐसे कर लो 2 दूनी 4 ml प्लस ml यानी 5 ml/2। तो बच्चों मैं इस बात को डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 ml/2, और नीचे क्या लिखा था बेटा 5m। लेट्स डू काटा पीटी, 5m से 5m, आंसर l/2। हम रियलाइज करा दें, फील करा दें कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो बीचों बीच पड़ेगा। पूछो कैसे, ध्यान से देखो, इस सिस्टम को बीच से फाड़ लो, इधर 2m इधर 2m, तो इतने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पड़ेगा, और तीसरा वाला मास इसी की खोपड़ी पर बैठा है, तो लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ऊपर भले जा सकता सेंटर ऑफ मास, राइट। इसी तरीके से बच्चों YCM की तरफ चलते हैं। पहले बताओ इतना मामला डन, वेरी गुड। अब देखिए, यस, अब देखिए, चलते रहो बच्चों, शाबाश, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी अंदाज में, वेरी गुड। बढ़ जाए बेटा, अगर XCM का काम खत्म हो गया हो तो YCM चल जाए बेटा, स्पेस का हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले इतनी बात बताओ, इसीलिए कहते हैं साथ साथ चलते रहो, राइट। तो बच्चों XCM का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कंफर्म आ गया, हम लिख दें इस बात को कहीं इधर कहीं साइड में लिख देते हैं, लेकिन स्पेस बहुत कम है तो हम दूसरे इंक का इस्तेमाल करके हम यहां लिख दे रहे हैं कि XCM YCM अच्छा यहां कहीं होगा, अभी लोकेट करके भी दिखा देंगे कि XCM YCM जहां कहीं भी होगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा XCM, YCM, उसमें से XCM हमारा आ चुका है l/2, YCM की तलाश है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स XCM, YCM, XCM निकाल चुके हैं। नेक्स्ट, अब YCM की तरफ चलते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं रफ्तार बढ़ा रहे ना, अब चाह करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चाहो तो भी ले लो, राइट। अब देखिए हम YCM की तरफ चल रहे हैं बेटा, YCM बराबर, पहले रिजल्ट बोलो, YCM बराबर बेटा m1/1 है, सवाल आसान, प्लस m2/2, और एक ही सवाल की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे फिर बढ़ रहे हैं लीनियर की तरफ, m3/3 अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट, क्लियर, हटा दे इसको, बहुत बढ़िया बच्चों, इतना डन, देख लो खूब तसल्ली से, जी भर के इसका दीदार कर लो, एक नहीं कई बार कर लो, राइट, डन। YCM चलते जाओ भाई, चलो शेरो सारे नहीं उलझोगे, YCM बराबर m1 2m, बढ़िया, y1 0 प्लस m2 दूसरा वाला मास 2m, वेरी गुड, उसका y कोऑर्डिनेट 0, m3 तीसरा वाला मास, उसका y कोऑर्डिनेट, वो l√3/2, देख लीजिए तसल्ली के साथ, अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम तो लेना पड़ेगा, टोटल 2 2 4 1 5 है, राइट। सो YCM बराबर बेटा, YCM बराबर, ये गामा डिजाइन का बन जा रहा है भाई, ये 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0, ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ml/2, और नीचे आ जाएगा 5m, काटा पीटी करें क्या, m से m खत्म, आंसर √3l/10, राइट, कोई समस्या। अब ध्यान से देखो तो ये लिखा 1.7,
और 1.7 को 10 से भाग दोगे तो 0.17 आ जाएगा। 0.17 लगभग 0.2 के बराबर। 0.2 का मतलब 1/5वां हिस्सा। तो अगर टोटल लंबाई कुछ है तो इसके 1/5वें हिस्से पर यहां कहीं सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। तो भाई सी हम लिख दें बेटा L√3 बाई, राइट, या L√3L/10। इनका सीक्वेंस आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे √3L लिखो चाहे L√3 लिखो बाई 10। क्लियर है बेटा? देख लो भाई, तसल्ली के साथ देख लो इसको, देख लो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। तो बच्चों हमारे पास अगर लीनियर सिस्टम होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं हमेशा। अच्छा, एक बात अभी भी लागू होगी, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी हिस्से के करीब पड़ेगा। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास से बच्चों इधर हट जाते हैं, है ना, हमारे हिलते डुलते रहेंगे। यस यस, बच्चे इशारा कर रहे हैं कि यस डन हो गया, उनका नोट हो गया, वेरी गुड बेटा। आप थंब बना के इशारा करोगे अगर आपका नोट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बच्चों सेंटर ऑफ मास, मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट है जहां सारे मास को इकट्ठे माना जा सकता है। मतलब मैं आपसे कहता हूं कोई ट्रायंगुलर सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है। और सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर, थैंक यू बच्चों, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट है जहां सारा मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। इससे बढ़िया डेफिनेशन यह है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर मास का मास मूवमेंट बराबर होता है। आप चाहो तो इस मास से यहां तक की दूरी निकालो तो इसका m इंटू दूरी, इसका m इंटू दूरी, इसका m इंटू दूरी, सब बैलेंस आएंगे। अब बच्चों ज्योमेट्रिकली टफ पड़ जाएगा क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी दूरियां निकालना काफी टफ होता है, नहीं तो आपको करके दिखाते। मतलब अगर आप प्योर मैथमेटिक्स स्ट्रीम के होते हैं, हमारे पास डिस्कशन का बहुत सारा टाइम होता तो हम पक्का करके दिखाते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास से इस तरफ का मास मूवमेंट यानी मास इनटू दूरी, इस तरफ का मास मूवमेंट मास इनटू दूरी, इस तरफ का मास मूवमेंट मास इनटू दूरी, सब बराबर आएंगे, बैलेंस आएंगे, राइट? कोई समस्या? वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा। चलो अब जरा बढ़ते हैं हम लोग एक और सिस्टम की तरफ। अच्छा बच्चों, मैं एक रफली आपसे एग्जांपल पूछूं, जरा आंसर करिएगा फटाफट, बहुत टाइम मत दीजिएगा, समय बहुत सीमित है हम लोग के पास। एग्जांपल के तौर पर एक जाम पल, अगर आपके पास 4 मास हो, m m m और m, एक स्क्वायर शेप का फ्रेम है, स्क्वायर शेप का फ्रेम जिसके हर वर्टेक्स पर आइडेंटिकल a मास रखा है, a। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बहुत सिंपल है, मैं अगर फिर भी आपसे पूछूं होगा तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। मेरी बात समझिए, दो सेंटर हैं, एक डिस्कशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास, मास को कहां सेंटर्ड माना जा सकता है, और एक है ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल मतलब बनावट का सेंटर। जैसे सिंपली मैं आपसे कहूं बच्चों कि इस बोर्ड का डिजाइन कैसा, आपने कहा सर रेक्टेंगुलर, तो बोर्ड का सेंटर कहां होगा? तो बोर्ड का सेंटर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, मतलब बीचों बीच। मतलब किसी सामान्य कम पढ़े लिखे बच्चे से कहोगे जिसको बिल्कुल नहीं आता हो, उससे अगर पूछ लो कि बेटा अच्छा बोर्ड का सिस्टम कहां है, बोर्ड का सेंटर कहां है, तो कहेगा यहां। सेंटर का मतलब जिस पॉइंट से चारों तरफ सिमेट्री दिखाई दे वो सेंटर, राइट? आप ऐसा भी कह सकते हो जैसे रेक्टेंगुलर डिजाइन का गणित के हिसाब से सेंटर माना जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर माना जाता है उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, डायगोनल्स जहां कट करेंगे वो उसका सेंटर माना जाएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, शेप की बात नहीं कर रहे, हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, राइट? अब मैं आपसे अगर जनरली पूछूं, अभी डिस्कस करेंगे बेटा, अब मैं अगर आपसे जनरली पूछूं बच्चों, जल्दबाजी मत करना, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि बोर्ड का सेंटर कहां, तो आपने कहा सर बोर्ड के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ये बोर्ड का डायगोनल, ये बोर्ड का दूसरा डायगोनल, बोर्ड के डायगोनल्स का जहां इंटरसेक्शन होगा यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसकी बनावट का सेंटर है, और यही दरअसल इसका सेंटर ऑफ मास। अगर हर तरफ मास बराबर बराबर बटा है तो यही इसका सेंटर ऑफ मास, राइट? खैर अभी एक पॉइंट हम और डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप का फ्रेम हो तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं पढ़ाते वक्त, मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपको पता है बहुत डिसिप्लिन करके एक बात बोली जाती, डिलीवर की जाती। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल द थॉट्स, कितनी खतरनाक था, मतलब ये मान के चलो कि डिस्कशन लगता है कभी बंद ही ना करो, इसी टॉपिक पे डूब जाओ, फिर अपने आप को खींचना पड़ता है कि नहीं बाहर आ जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको सिलेबस के क्राइटेरिया के आसपास ही डिस्कशन करना है। खैर बच्चों, अगर आपसे पूछूं बच्चों, सोच समझ के आंसर करिएगा कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, कैसा फ्रेम बेटा? रेक्टेंगुलर फ्रेम। और रेक्टेंगुलर फ्रेम में बच्चों सपोज करो अगर ये m है, ये वाला भी m है, सवाल चेंज कर दिया हमने तुरंत, सुनते रहना, अच्छी ऑडियंस बनो, जब नोट करने की बारी आएगी नोट करने का समय देंगे। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के चारों वर्टिसेस पर m m m m मास रखा है, इसकी लेंथ l है और इसकी विड्थ b है, राइट? इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जल्दबाजी मत करना। आपने कहा सर एक बात बताएं, अगर हम किसी गंवार व्यक्ति से, अनपढ़ व्यक्ति से पूछे, कम पढ़े लिखे से पूछे, जिसको
गणित का विज्ञान का ज्ञान ना हो, तो वो व्यक्ति भी ऐसा कहेगा कि सर एक बार बताएं, ये दिखने में तो बड़ा चौकस लग रहा है। चौकस का मतलब सिमेट्रिकल लग रहा है, सममित लग रहा है, जितना उधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसकी बनावट का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। पहला पॉइंट, राइट। अब सुनो, हमने कहा नहीं गणित के हिसाब से बताओ। उसने किसी मैथमेटिशियन को बुलाया और मैथमेटिशियन को बुला करके पता क्या कहा, उसने कहा कि ये देखो कि अगर गणित के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास दिखाना है, लोकेट करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, राइट। कोई समस्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। अगर अगर हमसे गणितज्ञ से कहें, किसी मैथमेटिशियन से कहें इसका सेंटर कहाँ है, तो वो कहेगा इसका मतलब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कहाँ है? और कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा दो एक्सेस के कोऑर्डिनेशन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रफली बताओ बेटा, अगर आपसे पूछूं कि इसका एक्सीएम वाईसीएम क्या है, अब तो आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख लिया ना, अब इसका भी एक्स वाई होगा, 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 तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सीएम वाईसीएम होगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4, m1 m2 m3 m4, इसके हिसाब से फार्मूला बन जाएगा। हर मास को m1 x1 y1, m2 x2 y2, m3 x3 y3, m4 x4 y4। कोऑर्डिनेट बोलते चलो। अगर ये m1 है, बस खाली बोलना है, सॉल्व नहीं करना बेटा, सॉल्व नहीं करना, खाली बोलना है, टाइम कम है हम लोग के पास। ये अगर m1 है, ये सीखते रहेंगे तो लीनियर नहीं से पढ़ पाएंगे। अगर m1 है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, मतलब अगर m1 है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x1, y1, 0, 0। अगर ये वाला m2 है, अगर ये वाला m2 है तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा x2, y2। अब सुनो, x2, y2 कैसे खोजोगे? तो हमने पता क्या कहा, हमने कहा कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उछल के नहीं जाएंगे, एक्सेस के लॉन्ग चल चल के जाएंगे। तो बताओ जरा यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा? l। तो x एक्सेस में चलना पड़ा l, y में कितना चलना पड़ा बेटा? 0। कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? l, 0, राइट। और देखो जरा, अच्छा यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? आपने कहा उछल के थोड़ी जाएंगे, चल चल के जाएंगे। पहले बताओ ये मास नंबर कौन सा है? मास नंबर 3, मास नंबर 4। मास नंबर 3 के कोऑर्डिनेट x3, y3। मास नंबर 4 के कोऑर्डिनेट बेटा x4, y4, राइट। पहले रखा m1 m, x1 y1 0 0, m2 m, x2 y2 l, 0, m3 तीसरा मास। अच्छा बताओ यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? l b, x पे कितना चले l और y पर कितना चले बेटा b, कोऑर्डिनेट l, b। और चौथे पे आ जाओ, m4 पे आ जाओ। यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? x में चलना नहीं पड़ा, केवल y में चलना पड़ा। तो x के नाम पर 0 और y के नाम पर इतना चलना पड़ा। और ये हाइट ध्यान से देखो तो b है, 0, b। बच्चों क्या चारों मास क्लियर हो गए? बच्चों क्या चारों मास क्लियर हो गए? चारों मास क्लियर हो गए? चारों मास के सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गए? क्या इतनी बर्डन हो गई बेटा? चारों मास क्लियर, शाबाश। चारों मास क्लियर, चारों के सेंटर ऑफ मास क्लियर बेटा, शाबाश, पक्का। चारों पॉइंट मासेस को हमने लोकेट कर दिया। अब अगर आप m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करके अगर आप निकालोगे, पता है आंसर क्या आएगा? आप खुद सोचिए। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आंसर आना है, क्योंकि ये आकृति सममित है, जैसे इधर 2m इधर भी 2m, यहां से पढ़ो ऊपर 2m नीचे 2m, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ेगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर पता है इसका कितना पर पड़ेगा? l का आधा l/2 और b का आधा b/2। तो आंसर पता है, आप निकाल के देखिएगा, l/2, b/2 ही आएगा। दावे के साथ कह सकते हैं, खूब आराम से निकाल लो, 100% यही आंसर आएगा। l/2, b/2 नहीं आएगा, पढ़ाना छोड़ दो। क्रिस्टल क्लियर बेटा? तो बच्चों क्या, अगर अब मैं आपसे सीधे मुद्दे पे आता हूं, ठीक समझ गया बेटा, आपने नोट कर लिया है। मैं अगर आपसे बच्चों सिंपल सी बात पूछूं, सिंपल सी बात। थैंक यू बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। अब सुनो, सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, फिर सुनिए। अगर लीनियर सिस्टम है, m1 m2 होंगे, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, m1 m2 m3 होगा, स्क्वायर शेप अरेंजमेंट है, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट है, m1 m2 m3 m4 होगा। सबके मास देखो, सबके कोऑर्डिनेट्स देखो, सीधे फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। यदि शेप सिमेट्रिकल है, यदि आकृति सममित है, सममित का मतलब अगर बीच से फाड़ने में जैसा लेफ्ट वैसा राइट, बीच से फाड़ने में जैसा ऊपर 2m वैसा नीचे 2m, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ेगा। अब इस बात का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा सा आगे आपको दिखा सकते हैं इस बात को। देखिए जरा कैसे, देखिए सीखिए।
आपको ऐसे दिखा दें कि अभी इस बात को हम प्रॉपर हेडिंग का नाम देंगे बच्चों, बस ऐसे सिंपली समझो कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप की डिस्क है, इफ यू हैव अ डिस्क इन शेप ऑफ सर्कल, इफ यू हैव अ रिंग, हमारे पास रिंग है, छल्ला है, तो छल्ला रिंग एक ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है जहां मास सारा का सारा सरकमफ्रेंस पर रखा होता है, बाउंड्री पर रखा होता है। तो अगर सारा मास बाउंड्री पर रखवा दिया जाए तो ध्यान से सोचो बच्चों, पहले बताओ कि क्या ये सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनसिमेट्रिकल। आपने कहा सिमेट्रिकल का मतलब, हमने कहा गंवार भाषा में बीच से फाड़ दो वर्टिकली, जैसा राइट वैसा लेफ्ट, बीच से फाड़ दो हॉरिजॉन्टली, जैसा अप वैसा डाउन। अगर ऐसा सिस्टम दिखाई देता है कि उसको कहीं से भी बाइफरकेट करने पर उसके दो बराबर टुकड़े, आइडेंटिकल टुकड़े दिखाई दें, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सिमेट्रिकल सिस्टम का नाम दे सकते हैं, सममित आकृति, रफली बोलते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम, राइट। और सिमेट्रिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ता है। कहां पड़ता है? इसकी बनावट के सेंटर पर, उसका नाम होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सर्कल का सेंटर किसी अंधे से पूछोगे तो सॉरी किसी अगर आप अनपढ़ से पूछोगे, कम पढ़े लिखे से, अरे मान लो हम ही गंवार हैं, हमें कुछ ना आता मैथ में, तो हमसे अगर कोई पूछे सेंटर ऑफ मास, हम कह देंगे भैया यहीं कहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर बता देंगे। और सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आपने कहा अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास वही होगा जहां ज्योमेट्री का सेंटर होगा, जो बनावट का केंद्र वही द्रव्यमान का केंद्र, दैट्स इट, खत्म। कोई समस्या? वेरी गुड, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए। अब जरा देखिए बढ़िया प्रॉब्लम चलते हैं बच्चों, इसको प्रॉपर हेडिंग बताएंगे, कुछ सिमेट्रिकल और कुछ अनसिमेट्रिकल प्रॉपर शेप से आपको याद करा देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत शानदार सी हेडिंग लगाइए, एक बहुत शानदार सी हेडिंग लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था बेटा, एक शानदार हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए कि सेंटर ऑफ मास, बच्चों बहुत शानदार, सेंटर ऑफ मास ऑफ continuous mass distribution। आराम से हेडिंग लगाइए, क्या लिखा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हेडिंग में लगा दीजिएगा बच्चों, अभी फिलहाल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर, है ना। इतनी हेडिंग लगाइए बेटा फटाफट। डन बेटा, डन बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। हेडिंग लगा दीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और थैंक यू बच्चों फॉर शोइंग योर थंब, शानदार। चलो नहीं, कहीं नहीं गया बेटा, हम बिल्कुल आपके आस-पास, हम कहाँ चले जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे? एक टीचर के लिए कर्तव्य है जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और बता दें, ईश्वर ने, हमने आपसे एक दिन शायद कहा भी था कि एक मूवी थी इकबाल, हमारी बड़ी फेवरेट है, हमने उसको कई बार देखा, हालांकि बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पाए अपने आप को, कोशिश की उसी मूवी के थ्रू इंस्पायर करने की, कि उसमें कहा गया था कि ईश्वर ने, मैंने M2 बैच में बात बोली थी, हमें याद है, M1 में शायद ना बोली हो, कि ईश्वर ने हम सभी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है, एक विशेष उद्देश्य देकर भेजा है। हमारा उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमें लगता है कि ना चाहते हुए भी बीटेक करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने के बाद, टेक्सटाइल्स में बीटेक करने के बाद अगर आज हम टीचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें डिज़ाइन इसीलिए ही किया गया था। आई वॉज डिज़ाइन जस्ट टू टीच यू, जस्ट टू मेक यू लर्न, आपको सिखाने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए, फिजिक्स को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए। तो जो मुझे ईश्वर ने टैलेंट दिया है, हम उसकी तरह से अपने हुनर से कोशिश करते हैं बच्चों आपको मैक्सिमम सिखाने की। बस यही सब आपके साथ भी है कि आपको भी ईश्वर ने एक विशेष पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है। हो सकता है वो पर्पस आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट देना हो सकता है वो पर्पस किसी को पढ़ाना हो सकता है वो पर्पस तमाम सारे हॉस्पिटल्स डेवलप करने हो सकता है किसी कोविड जैसी पैंडेमिक का इलाज ढूंढने में हो। अपना अपना पर्पस खोजो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं टॉपिक सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे लिखा है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों हम जिस मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं वो मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली लीनियर है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, बड़ा शानदार, मजा आ जाएगा। मतलब मैथमेटिकली और
प्रैक्टिकली दोनों बातें एक ही तरह से होंगी, राइट? आजा बेटा, आजा बेटा। सपोज करो हमारे पास बच्चों एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में, बच्चों शब्द को समझ, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लंबाई के हिसाब से मास को बांट दिया गया है। अभी आपको एक रॉड दिखा रहा था ना, अभी हम आपको एक छड़ी दिखा रहे थे। दिस इज आल्सो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। होल मास ऑफ दिस छड़ी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, राइट? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आपने कहा सर ये सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सममित रूप से बांटा गया है, बिल्कुल बराबर बराबर मास बांटा गया है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछोगे तो भी उसका बीच बता देगा, बीचों बीच बता देगा, जो इसकी ज्योमेट्री का सेंटर बता पाएगा। और आप पढ़े लिखे हो, आप इसका सेंटर ऑफ मास भी बता सकते हो। सर यही वो पॉइंट है जहां इस मास को टिकाया जा सकता है। मतलब इफ आई ट्राई माय बेस्ट कि हम इस मास को यहां बैलेंस कर ले तो यहां ऐसे बैलेंस हो सकता है, राइट? ऐसे यहां कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फीलिंग के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां सारे मास को एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, जहां आप सारे मास को केंद्रित मान सकते हैं, राइट? अब जरा देखो, अब जरा देखिए बेटा, हमने कहा सेंटर ऑफ मास हम उन बॉडीज का ढूंढ रहे हैं। अभी तक डिस्क्रीट बॉडी थी, बॉडी यहां रखी, वहां रखी, ये रखी, वो रखी, M1 M2 M3 M4। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम आ गया, राइट? कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हमारे पास एक रॉड है, राइट? रॉड की जो लेंथ है, लेट सपोज हम रॉड के कैरेक्टर्स इसके बगल में लिखते हैं, रॉड की लेंथ L और रॉड का मास M, राइट? रॉड की लेंथ L है और मास बच्चों स्मॉल m, ऐसे लिख दिए। रॉड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द लेंथ है। ये पूरी रॉड का मास यहां से यहां तक बटा हुआ, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। यूनिफॉर्म लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफा मास बराबर। मतलब हर यूनिट लेंथ में मैं आपसे कह दूं कि 10 मीटर लंबी रॉड है, इसका वजन 10 किलो है, तो आप समझ जाना अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से किया गया है तो 10 मीटर का वजन अगर 10 किलो तो हर 1 मीटर के टुकड़े का वजन 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, राइट? अब जरा बताओ, मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आपने कहा सर अगर टोटल लंबाई L है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, बीचों बीच L/2 पर, बीचों बीच होगा। अच्छा एक बात, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई कि एक रॉड जिसकी लंबाई L, जिसका मास M है, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सममित रूप से है, यूनिफॉर्म रूप से है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल बात हो गई। मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं इसमें? मैथमेटिक्स दिखाते हैं बच्चों। सोचो, हम एक काम कर लें, सबसे पहले आप याद करो, आपको सिखाया था कि जब भी कभी किसी बॉडी का, जब भी कभी किसी सिस्टम का, जब भी कभी किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो सबसे पहला काम करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लो। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस बेटा वाई एक्सिस। ये तो करना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो, तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां? वाई एक्सिस के लॉन्ग की एक्सिस। आपने कहा बहुत थिन पतली रॉड है, इसमें मोटाई है ही नहीं, तो इसमें जो मास है वो केवल लंबाई में बटा हुआ है और लंबाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो दिस इज अ रॉड शेप ऑफ, केयरफुली सुनना, सुन लो, चैट बॉक्स रख दो, पहले सुनो। दिस इज अ रॉड शेप लीनियर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन of length L, mass M, और whole mass is distributed only along x axis। अच्छा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर x एक्सिस पर है तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर होगा, पक्का आंसर आएगा। हम बता दे रहे हैं अभी से कि आंसर इसका बीचों बीच आएगा, मतलब अगर लंबाई L है तो आंसर आएगा xcm बराबर L/2। देख लीजिएगा, लेकिन बच्चों फर्क है, ये डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं, कंटीन्यूअस मास सिस्टम। आपको याद होगा बच्चों, हमने रिजल्ट लिखा था xcm बराबर XCM बराबर, समझिए बहुत ध्यान से, XCM बराबर हम लोग लिखा था कि M1 X1, बच्चों पेन मत चलाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इसको हम चाहें तो समेशन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, और उसको जुगाड़ करके लिखते हैं। तो समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको याद होगा, हमने लिखा था एक सिस्टम लिखा था, नहीं याद तो सीख लो, समेशन ऑफ Mi Xi अपॉन समेशन ऑफ Mi। मीनिंग समझिए इस बात का, दरअसल आई की शुरुआत 1 से है और जितने टुकड़े होंगे सबको जोड़ लो, 1 2 3 4। तो मैं इस बात को यहां लिख सकता हूं कोडिंग में कि आई बराबर 1 से लेकर के आई बराबर 4 तक, आई बराबर 1 से लेकर के आई बराबर n तक जितने टुकड़े, आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर n तक जितने टुकड़े। क्या मतलब हुआ इस बात का? अलग अलग टुकड़ों को बारी बारी से जोड़ना, ये डिस्क्रीट समेशन कहलाता है, टुकड़ों का योग कहलाता है। लिखा हुआ है ध्यान से देखो, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, उसको शॉर्टकट में लिख दिया सिग्मा Mi Xi अपॉन सिग्मा Mi। अब i की जगह 1 2 3 4 डालते चलो, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 अपॉन
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एम नॉट। इसी ये डिस्क्रीट मास, इसी को जब कंटीन्यूअस बनाओगे तो बच्चों बस खाली सिग्मा चेंज हो जाएगा, सिग्मा विल कन्वर्ट इन इंटीग्रेशन, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटे सा टुकड़ा इनटू उसका सेंटर ऑफ मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास का मतलब छोटे टुकड़े का समेशन। बच्चों हमने फट से लिख दिया, इसको आराम से डिकोड कर लो, समझ लो सुभान अल्लाह, नहीं समझो फार्मूला याद रखो तो भी काम चल जाएगा। हमने कहा जिस तरह डिस्क्रीट मास को सिग्मा लिखा जाता है, वैसे कंटीन्यूअस मास सिस्टम में टुकड़े नहीं होते, ये लगातार मास होता है। ये नहीं कि यहाँ m1 है फिर कुछ गैप में m2 रखा है फिर कुछ गैप में m3 रखा है। तो हमने कहा सिग्मा को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन में, टुकड़े हैं तो सिग्मा, कंटीन्यूअस है तो इंटीग्रेशन। m की जगह कौन ले लेगा, m का टुकड़ा लेगा dm, और x की जगह कौन ले लेगा, x का सेंटर ऑफ मास। अब इस बात को थोड़ा सा फील करा देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य। आपने कहा सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। हमने कहा सुनो सुनो ध्यान से, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास गेस करने चलेंगे तो पहली बात सबसे बड़ी समस्या इसमें मास के टुकड़े नहीं पता, तो हम टुकड़ा बनाएंगे, हम टुकड़ा डेवलप करेंगे, हम m1 x1 डेवलप करेंगे, हम m2 x2 डेवलप करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो हम x एक्सेस के अलॉन्ग किसी जनरल पोजीशन x पर चले जाएंगे। प्रोसेस समझो, सब भूल जाओ पीछे का। हम रॉड पे चर्चा कर रहे हैं, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं। ये टुकड़ों का मास नहीं बल्कि कंटीन्यूअस मास है। जिस तरह टुकड़ों के मास का डिस्क्रीट समेशन होता है, वैसे जो लगातार मास होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, राइट। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, तो हमने कहा अफसोस मेरे पास टुकड़े नहीं है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करेंगे क्यों, कैसे करेंगे समझिए कि हम सबसे पहले रॉड में एक टुकड़ा खोजेंगे। टुकड़ा खोजने के लिए रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि एक्स एक्सेस के लॉन्ग है, अतः हम जनरल दूरी एक्स पर चले जाएंगे। बहुत छोटा सा, कितना बहुत छोटा, dx, इतना बड़ा टुकड़ा काट लेंगे। अच्छा टुकड़ा छोटा तो उसका मास भी छोटा, तो मास अगर पूरी रॉड का मास m है तो छोटे टुकड़े dx का मास dm हो जाएगा, राइट। अब जरा आपको बताओ यूनिटरी मेथड आता है क्या, कि 10 रुपए में 2 पार्ले जी तो 5 रुपए में 1 पार्ले जी, इतने में इतना तो इतने में इतना। अब ऐसे करते हैं, जुगाड़ समझिए, जुगाड़ समझिए, जुगाड़ समझिए। देखिए ध्यान से, रॉड की लंबाई कितनी बेटा l, मास कितना बेटा m, तो लिखो इस बात को, l लेंथ में मास कितना बेटा m। अरे बोलो यार, एल लेंथ में कितना मास है बेटा, एल लेंथ में कितना अवेलेबल मास है एम, इसी बात को लिख दिया। अच्छा इतने में इतना, तो यूनिट में एम बाई एल। तो आपके टुकड़े डीएक्स में कितना मास है, डीएक्स में जो मास है दैट इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डीएक्स। और दरअसल डीएक्स टुकड़े का जो मास है इसी का नाम डीएम। सारे स्टेप फिर से बच्चों, हमें एक टुकड़े की खोज थी ताकि हम कम से कम कैलकुलेशन की शुरुआत तो कर पाए, बिस्मिल्लाह तो कर पाए, श्री गणेश तो कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हम एक्स एक्सिस में चले गए, छोटा सा टुकड़ा डीएक्स काटा, उसका मास डीएम है। और इसको पता करने का तरीका क्या है कि अगर एल लेंथ में अवेलेबल मास एम है तो यूनिट लेंथ में अवेलेबल मास एम बाई एल होगा, तो डीएक्स लेंथ में अवेलेबल मास एम बाई एल इंटू डीएक्स होगा, इसी का नाम डीएम है। मैं फिर से कह दूं, इतने में इतना तो इतने में इतना तो इतने में इतना, राइट। आ जाओ, आ जाइए। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, इतनी बात ठीक है बेटा। अब आपने कोई जनरल टुकड़ा खोज लिया, राइट। अब ऐसे टुकड़े आपको बहुत सारे मिलेंगे। कहां से, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर टोटल लंबाई l तक चले जाइए। x बराबर 0 से लेकर के x बराबर टोटल लंबाई l तक चले जाइए, आपको टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, खूब सारे टुकड़े मिलेंगे 0 से लेकर l तक। लेकिन आपको टुकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे। कलेक्शन का काम जोड़ना, जोड़ने का काम दो लोग कर सकते हैं, डिस्क्रीट समेशन और इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट टुकड़ों को जोड़ता है और इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस टुकड़ों को जोड़ता है। तो बस इतनी सी बात को ध्यान रखो कि जो सिग्मा एम आई एक्स आई लिखा था उसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा टुकड़ा इनटू उसकी पोजीशन। अरे इसका मास, छोटे से टुकड़े का मास मूवमेंट लिखा, यही तो बात मैं बता रहा हूं कि डिस्क्रीट सिस्टम में ये लिखा है मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास, और कंटीन्यूअस सिस्टम में ये लिखा है मास मूवमेंट छोटे टुकड़े का मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास, ये लिखा है। तो आओ बेटा, अब चलना है बेटा, चल रहा है। हम लिखेंगे कंटीन्यूअस सिस्टम में, मैं लिख दूं इस बात को अलग से, कंटीन्यूअस सिस्टम में एक्ससीएम बराबर। अच्छा बच्चों आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि आरसीएम वाईसीएम क्यों नहीं निकाल रहे हो, केवल एक्ससीएम के पीछे क्यों पड़े मास्टर साहब। भैया सिंपल सी बात है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक्स में है तो एक्ससीएम चलेगा, वाई में होता वाईसीएम चलता, राइट। कोई समस्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले 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 बेटा,
मेरे सब कुछ ठीक तो है ना बच्चों? वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना? कोई समस्या, आवाज में कोई दिक्कत? वेरी गुड। आस्था जी क्लास करती रही, कोई टेंशन लीजिए, सारी सुना देंगे बेटा, अभी पहले शांत रहो, सुन दो, चलने दो, सब ठीक है ना? क्लास काफी देर चल रही है, उसको बाद में देख लेना बेटा, पहले भी यहां से कंटिन्यू हो जाओ। तो बच्चों मेरे पास, मैं तुमसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है कि डिस्क्रीट सिस्टम? आपने कहा सर कंटिन्यूअस सिस्टम है। और ये एक सवाल हो गया कि कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, तो आपने कहा सर कंटिन्यूअस है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास। अगर टुकड़ों में होता तो m1 x1 करके करते, और अगर टुकड़े नहीं है तो मास मूवमेंट का मतलब मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। छोटे से टुकड़े का मास इनटू उसकी डिस्टेंस, ये बन गया मास मूवमेंट ऑफ छोटा सा टुकड़ा। और यदि ऐसे छोटे टुकड़े जीरो, यहां जीरो से लेकर एल तक, ये टुकड़ा उसका मास मूवमेंट, 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 ये टुकड़ा उसका मास मूवमेंट। अगर ऐसे सारे मास मूवमेंट को ऐड कर लिया जाए तो कंटिन्यूअस एडिशन का नाम ही इंटीग्रेशन होता है। तो आपसे कहूंगा ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन या एडिशन ऑफ मास मूवमेंट ऑफ ऑल टुकड़ास, ऑल छोटा छोटा टुकड़ास अपॉन टोटल मास। और इंटीग्रेशन चूंकि लिमिटेड करना है, कहां से? जहां तक, जहां से जहां तक। देख लीजिए, खूब धैर्य से समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चों आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, तो बच्चों बन जाएगा एक्ससीएम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू बेटा उठाओ। डीएम, इस टुकड़े का मास कितना गेस किया था? वो लिखा है डीएम का मास। क्या लिखा है? अगर एल लंबाई में, आई रिपीट, एल लंबाई में एल लंबाई में एम मास है, इतने में इतना, तो यूनिट में एम बाई एल, तो डीएक्स में एम बाई एल इंटू डीएक्स। उठाओ, कट कॉपी पेस्ट करो, तो बन जाएगा बेटा डीएम की जगह बन जाएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और डीएम फिर से उठाओ वहां से, कितना बन जाएगा बेटा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। लिमिट कहां से? जहां तक, आई मीन जीरो से एल तक, जीरो से एल तक इज इक्वल टू, देखो ध्यान से। अच्छा ध्यान से देखो एक बात, ऊपर से कुछ कांस्टेंट है क्या? बाहर निकालो। क्योंकि बच्चों जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म्स के लिए, कांस्टेंट के नहीं। कांस्टेंट को छेड़ो नहीं और वेरिएबल को छोड़ो नहीं। ये बात डिफरेंशिएशन में भी लागू होती है और इंटीग्रेशन में लागू। तो जो कांस्टेंट, जैसे मास फिक्स है, एल फिक्स है, बाहर निकाल लो, एम बाई एल ऊपर से बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा बेटा? एक्स डीएक्स, लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से एल तक, राइट, अपॉन नीचे कौन आएगा बेटा? एम बाई एल नीचे बाहर आ जाएगा, मतलब स्पेस कम है, हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, राइट। ऊपर खिसका दिया, क्या कंजूसी कर रहे हैं मास्टर साहब आप भी। एम बाई एल बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, एम बाई एल यहां भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स केवल बेटा, लिमिट जीरो से एल तक। सच्चाई यह है कि यदि टर्म कांस्टेंट है तो बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन परफॉर्म किए आप पहले कांस्टेंट उड़ा सकते हो, और उड़ाते हैं। एम से एम, एल से एल। नेक्स्ट स्टेप है नियरली लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, एक्स का इंटीग्रेशन। बच्चों आपको याद होगा इंटीग्रेशन करते समय अगर पावर 1 है तो पावर को एक बढ़ा दो, तो 1 में 1 बढ़ाओगे 2। इंटीग्रेशन सिंपल बात है, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है, पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाओगे 2, और अपॉन में भी आ जाएगा 2, और लिमिट लग जाएगी जहां जीरो से लंबाई एल तक, अपॉन। पावर को एक बढ़ा दो, नीचे पावर कॉपी कर दो, जीरो से एल, नीचे बताओ, नीचे एक्स है ही नहीं, तो सोचो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, छोटे छोटे डीएक्स के टुकड़ों का इंटीग्रेशन एक्स बन जाएगा, लिमिट जीरो से एल तक रखे। आओ, आइए आइए आइए, इज इक्वल टू ध्यान से देखो, तो पहले रखो अपर लिमिट, फिर लगाओ माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो, एक्स की जगह एल, एल स्क्वायर बाई 2, बीच में लगा दो बेटा माइनस, फिर एक्स की जगह जीरो स्क्वायर बाई 2, जीरो स्क्वायर बाई 2, डब्बा बंद, अपॉन एक्स की जगह पहले रखो अपर लिमिट एल, फिर लगाओ माइनस, और फिर एक्स की जगह रखो लोअर लिमिट जीरो। जो लिमिट रखना आता है ना, पहले रखो अपर लिमिट एल स्क्वायर बाई 2,
फिर लगाओ माइनस और फिर रखो लोअर लिमिट 0²/2, वो लिखा है। पहले रखो अपर लिमिट, फिर लगाओ माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट। जैसे देखो 0² का वैसे कोई मतलब नहीं, 0 का मतलब नहीं, तो ऊपर बचा बेटा L²/2, नीचे बटा L, तो बन जाएगा बेटा L²/2 ऊपर, और अपॉन का L चाहो तो बेटा यहां भी लिख सकते हो, L से L खत्म, आंसर L/2। एक्सियम ध्यान से देखिए, एक्सियम सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देख लीजिए, इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअली कहां पर आएगा, L/2 पर आएगा। मैं आपसे पहले भी कह रहा था बच्चों कि अगर रॉड की लेंथ L है, मास सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच पड़ेगा। ये बात प्रैक्टिकली भी सही है और मैथमेटिकली भी सही है। आराम से नोट करिए। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सेट कर दें आपके नोट करने लायक। नोट करिए, अभी हम स्लाइड कर देंगे बेटा, इतनी बातें आराम से नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। आ गया बेटा? यस आकाश, पहले लगाओ अपर लिमिट, फिर माइनस और फिर लगाओ लोअर लिमिट, राइट। क्लियर है बेटा? DDC पटेल कह रहे हैं सर एक बार और। अच्छा बच्चों, एक बार हम और रफली डिस्कस कर लेंगे, पहले इतना नोट कर लो। कोई समस्या? कोई समस्या बेटा? बहुत बढ़िया, डन। चलो 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 चलो, क्रिस्टल क्लियर? हाँ, इसमें भी वही होगा बेटा। भीम शर्मा कह रहे हैं सर अगर एक तरफ मास ज्यादा कम हो तो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बच्चे। नेट खत्म हो गया? अरे ऐसा ना कहो यार। अब हम बताएं, ऐसा नहीं कि हमारे पढ़ाने में कोई आर्ट है, ऐसा नहीं, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ हुनर है। हम केवल टॉपिक को डूब के डिस्कस करते हैं। अब न जाने कैसे आपको अच्छा लग जाता है, आप डूब जाते हो। और बता दें, जब तक टॉपिक की डेप्थ तक नहीं जाओगे तो ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं, ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये चीजें तभी महसूस होंगी बच्चों जब चीजों को प्रैक्टिकल से रिलेट करके रीजनिंग के हिसाब से काम करोगे, गणित के हिसाब से पेन चलाते रहोगे। सुनो, दिमाग रीजनिंग के हिसाब से चले और पेन गणित के हिसाब से चले, इतना होना चाहिए बस, इतने कॉम्बिनेशन बना लो, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ढेर सारा आपका प्यार मिल रहा है बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये पेशा मिला पढ़ाने वाला, इसमें इतनी सारी ऑडियंस हमारे सामने इंटरेक्ट कर रही है और इतने लोग को हम सिखा पा रहे हैं यार। चले देखो बच्चों, इतना जो पार्ट छूटा था इसको नोट कर लो, आगे बढ़ जाए बेटा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो बच्चों कितनी बातें कंफर्म होती चली जा रही कल से आज तक के लेक्चर में, और जबकि समय ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में थोड़ा सा कम है। बच्चों डेटा बचा के काम करना, बेटा बचा के रखना डेटा, टाइम के हिसाब से अपने मतलब रूटीन जो भी है उसको अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से अरेंज करना, गड़बड़ ना करना। हम आपको क्या क्या डिस्कस कर चुके बेटा, हम किसी भी डिस्क्रीट मास सिस्टम जहां मासेस अलग अलग लोकेशंस पर रखे हैं वहां का सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर चुके हैं। हम सेंटर ऑफ मास उसका भी डिस्कस कर चुके हैं जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ में किया जाए, वो तैयार हो गया। एक इसमें स्टेप है जो बहुत प्यारा स्टेप है, जो आगे की प्रॉब्लम्स में काम आएगा, वो मैं आपको दिखा दूं बच्चों। अभी छोटा सीखना पड़ेगा यार, उसको सिखा के बस फिर आज क्लास हम क्विट कर देंगे। कल हम आपको सिमेट्रिकल बॉडी और कुछ स्पेशल शेप्स के सेंटर ऑफ मास याद करा देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो बच्चों, एक बात और सीख लो, इतने स्टेप्स में हम इस बात को यहीं जहां तक ले गए थे वहीं से ले जाते हैं, फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, आपको याद होगा कि जब आपने इसका मास गेस करना शुरू किया था तो आपने कहा था एल लेंथ में अवेलेबल मास m है। फोटो देख लो अच्छे से, फोटो देखो, रॉड की फोटो देखो, एल लेंथ में अवेलेबल मास m है। तो आपने कहा था इतने में इतना, तो इतने में इतना, तो इतने में इतना। एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx लेंथ का मास m/l into dx। एक्चुअली m/l जो टर्म है, हम इसको अलग कलर से लिख देते हैं, स्पेसिफाई कर दें, जो m/l टर्म है इसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज रिटन एज मास पर यूनिट लेंथ, मास बाई लेंथ मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस टर्म इज नोन एज लैम्डा। तो एक आदत डालो कि जब भी कभी dx लेंथ में अवेलेबल मास dm की बात होगी, तो dm बराबर दरअसल होता है m/l into dx या dm बराबर लैम्डा into dx। ऐसे याद रखो, दिमाग में याद रखो। क्या लिखना है, याद क्या रखना है कि किसी भी छोटे से x लेंथ पर जाकर के जब हम छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो उस छोटे से टुकड़े की लेंथ dx है, उसका मास dm है। dm की वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हो, m/l into dx या m/l का नाम रखो लैम्डा into dx। दैट्स इट। क्या कहते हो यार, शानदार। इसको याद रखो भैया। अब फार्मूला देखो मॉडिफाई कर रहे हैं, फार्मूला मॉडिफाई कर देना भैया हमेशा के लिए।
आजीवन, अब से लेके मरते दम तक तुम्हें हमेशा याद रखना है। मतलब सपोज करो 60-70 साल की उम्र में तुम्हें कोई उठा के पूछ ले कि बताओ एक्सीएम का फार्मूला क्या है कंटीन्यूअस मास सिस्टम में, किसी पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कंटीन्यूअस मास सिस्टम में जहां मास को एक लेंथ के हिसाब से लीनियरली बांटा गया है, ऐसे कंटीन्यूअस मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास लोकेट कैसे करोगे? तो आप 70 साल की उम्र में आंसर करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई बाय x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये मस्करी कर रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते जाओ। राइट, और डीएम की जगह क्या लिखोगे बेटा? डीएम की जगह आप लिखेंगे लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। बच्चों ये इसलिए बता रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन नीचे भी इंटीग्रेशन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स, लिमिट जहां से जहां तक। हमने खाली डीएम को मॉडिफाई कर दिया, डीएम बराबर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। अच्छा एक्स और लिखा है, एक्स और लिखो, डीएम की जगह लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स और एक्स और लिखा लिख दीजिए, डीएम की जगह लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। बच्चों दरअसल हमने जो m बाई एल इंटू डीएक्स वाला स्टेप था, m बाई एल डीएक्स, इसमें m बाई एल को लैम्डा लिख दिया, ये देखिए, बाकी सब ठीक है बेटा, क्लियर है? ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए जल्दी करिए जल्दी करिए। ये बच्चों याद हो गया, हम आगे चले, एक सवाल बनाए, सवाल देखो कितना शानदार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगभग 2011 के आसपास का सवाल है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन कंफर्म 2008 के बाद पूछा गया है। आओ लगाते हैं, एक सवाल देखते हैं बेटा। चलो बच्चों छोटा सवाल सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे ऐसा कह दूं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर फटाफट समझिए, फटाफट समझिए, डिस्क्रीट सिस्टम की कंटीन्यूअस सिस्टम, मुद्दे पर आ जाओ। ये डिस्क्रीट सिस्टम है कि कंटीन्यूअस सिस्टम है? तो आपने कहा सके तो कंटीन्यूअस सिस्टम है, कंटीन्यूअस सिस्टम है। कंटीन्यूअस समझते हैं ना? कंटीन्यूअस मतलब मास को बिना ब्रेक किए लगातार बांटा गया है। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास खोजना है, क्या करें? आपने कहा सर बहुत आसान, सबसे पहले किसी जनरल ड्यूरी एक्स पर चले जाओ, एक्स पर जाकर के एक टुकड़ा काट लो, टुकड़े का मास dx होगा, dx का मास dm होगा, xcm बराबर बोलना पड़ेगा बेटा, xcm बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई बाई x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अरे यार कंटीन्यूअस मास सिस्टम में मास मूवमेंट टोटल अपॉन मास टोटल, ये तो लिखा है। अब सुनो मेरी बात, डीएम की जगह क्या लिखोगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएक्स इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएक्स। हमने खाली डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स लिख दिया, डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स लिख दिया, देख लो खूब तसल्ली के साथ, याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जिनमें लैम्डा दिया जाएगा, जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे डिस्कस किया जाएगा, राइट? चले ए बच्चों, ये सब रिचार्ज की बातें ना करो यार, कैसे तुम लोग छोटी बातें करते हो, बनना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, रिचार्ज की बातें करो, 10 रुपया 15 रुपया की बात है, ये लेवल नहीं हम लोग की क्लास का, ये कुछ तो लेवल मेंटेन करो बच्चों। चलो बड़े आदमी बनना, बड़े हम बता दें, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, बड़े बनो, दिलदार बनो, बात समझ गए ना? चलो लाइफ एक सच में रंगमंच है, जीते रहो, जितनी कलाएं आती सबका प्रदर्शन कर डालो, चलें? चलो चलो इसको हटा दें यार, क्या बकवास करा रहे हो यार, पढ़ाने दो भाई। कंटीन्यूअस मास सिस्टम में हमें दिखाई दे रहा है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम में हमें अगर सेंटर ऑफ मास खोजना है तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल फार्मूला मुझे याद हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन। बच्चों असल में ऐसा होता ना कि हम बार बार एक ही सेंटेंस करके खुद ही हंसी आती है, कितनी बार बोल रहे हैं, बार बार एक ही सेंटेंस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों ऑफलाइन में आप इंटरेक्ट करते हो, यहाँ दोनों लाइन हमको बोलनी होती, अपने हिस्से की बोलनी होती, तुम्हारे हिस्से की बोलनी होती। देख चैट बॉक्स से लेते हैं आपकी रिएक्शंस को, राइट? अब बच्चों इतनी बात याद रखना। अच्छा एक बात और सुनो, कभी कभी क्या होगा, जैसे आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली बताना इस बात को, हटा रहा इसको यार, आप प्रैक्टिकली बताना इस बात को। हम मेरे साइड में एक बात लिख जरूर दें कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लो x के लॉन्ग है, y के लॉन्ग होगा तो ycm, इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, जहां dm की जगह बेटा आदत डाल लो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, dm की जगह बेटा आदत डाल लो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, राइट? अब सुनो और ध्यान से एक बात और, प्यारी सी बात सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, पहले तो मैं रफली पूछूंगा कि सपोज करो यू आर गिवन अ सिस्टम, आपको एक सिस्टम दिया गया है, और इस सिस्टम की लेंथ L, लेकिन मास M के साथ साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है तो लगातार, लेकिन मास यूनिफॉर्म तरीके से बांटने की बजाय नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बांटा है। सपोज करो कोई पाइप है, उसमें पानी भरा है, पाइप है उसमें मोम भरी है, बालू भरा है, ऐसा कोई सिस्टम है।
राइट, आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, ये हैवी पार्ट है, ये मास है, ये मास यहाँ है, ये खोखला पाइप है। अब इसका डेटा अगर इसकी हम जानकारी की बात करें तो लेट द होल लेंथ बी एल, लेंथ एल मान लो, और इसका जो लैम्डा है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। मीनिंग समझिए क्या कहना चाह रहा, असल में लैम्डा बराबर 2x दिया है, ऐसा कुछ कह रहा है, लैम्डा बराबर 2x दिया है। इसके कहने का मतलब क्या है? लैम्डा का मतलब क्या है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। बहुत धैर्य से एक बात समझते चलोगे, ये एक ऐसी रॉड है जिसकी लेंथ एल, मास एम है, लेकिन मास की जो भराई की गई है, फिलिंग ऑफ मास की गई है, इनसाइड द रॉड की गई है, वो मैनर उसका लीनियर है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। मास हर टुकड़े में बराबर नहीं है, इसके कई टुकड़े करोगे तो कहीं मास कम, कहीं ज्यादा, कहीं और ज्यादा और ज्यादा। अब देखो है कैसा, तो मास पर यूनिट लेंथ जिसका नाम लैम्डा है वो दरअसल एक्स की सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल है। लेंथ एक्स बढ़ने के साथ साथ या एक्स एक्सिस में आगे जाने के साथ साथ मास नहीं बढ़ रहा, बल्कि हर यूनिट लेंथ का मास बढ़ता जा रहा। पहली यूनिट लेंथ सबसे कम मास, नेक्स्ट यूनिट लेंथ और ज्यादा, अगली और ज्यादा, नेक्स्ट वन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा, वैसे वैसे मास पर यूनिट बढ़ता 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 बढ़ता। राइट, आप जरा बताओ, आपने कहा सिंपल सी बात है सर, अगर इसका सेंटर ऑफ मास अभी हमसे कोई लोकेट करने के लिए कह दे तो भी हम बढ़ जाएंगे। बताओ जरा, अगर लंबाई एल है तो सेंटर ऑफ मास क्या बीचों बीच होगा क्या? आपने कहा नो, अब नहीं पॉसिबल। अब इधर पड़ गया हल्का, उधर भरी बालू भारी, तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच से थोड़ा आगे यहां कहीं पड़ेगा, इधर कहीं आएगा, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे आना चाहिए। मतलब अब की बार अगर लेंथ एल है तो पिछली बार यूनिफॉर्म भराई थी तो आंसर L/2 आया था। अब की बार भराई में उधर का मास ज्यादा और सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी हिस्से के पास रहना पसंद करता है, तो आंसर यहां कहीं आएगा, L/2 से आगे आंसर आएगा, L/2 से बड़ा आंसर आएगा। तो हम लिखे दे रहे हैं गेस, इस शेप के बारे में गेस लिख रहे हैं कि आंसर विल बी L/2 से आगे। L/2 का मतलब बच्चों 0.5, L/2 मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5 L से आगे आंसर आएगा। हम इसका गेस कर रहे हैं, हमने लिख दिया गेस करके, अभी छोड़ दिया। अब आओ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही शानदार, आपको याद है बच्चों, आपको याद है कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल, आप सबसे पहले बनाइए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस में किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पर चले जाओ, छोटा सा टुकड़ा काट लो, टुकड़े की लंबाई हमेशा की तरह dx, dx का मास dm, और dm बराबर बराबर बोलते चले आ रहे हैं, dm बराबर लैम्डा dx। लैम्डा क्या है? मास की भराई का तरीका, मास पर यूनिट लेंथ x के डिपेंडेंट है, x बढ़ने के साथ साथ हर यूनिट लेंथ का मास बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा, राइट। फार्मूला, अच्छा कहां से कहां तक? तो x की शुरुआत 0 से, रॉड का टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन 0 से कहां तक? x बराबर L तक है। आइए आइए बेटा, XCM बराबर, अच्छा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, अतः सेंटर ऑफ मास भी कहीं x एक्सिस पर पड़ेगा। हम इसकी थिकनेस या y के अलॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। सो XCM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला 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 अभी पीछे देखा था, क्या लिखा था? वो लिखा फार्मूला, क्या लिखा? dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। कहां से? 0 से कहां तक? L तक, 0 से L तक, राइट। आगे बढ़ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों लास्ट क्वेश्चन, घबराना मत, dm की जगह dm बराबर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, dm बराबर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, ये तो dm की जगह रखा, इंटू एक्स और रखना पड़ेगा, अपॉन dm की जगह इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, dm की जगह लैम्डा dx, लिमिट 0 से पूरी लंबाई, 0 से पूरी लंबाई यानी एक एंड से दूसरा एंड, इज इक्वल टू देखते चलिए बेटा, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दो। अब की बार मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, आगे मास बढ़ता चला जा रहा। लैम्डा की जगह लैम्डा की जानकारी जो क्वेश्चन का पार्ट थी, क्वेश्चन का पार्ट है बेटा, घबराना मत, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ये सारी जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, हमें खाली सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, राइट। तो लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू रखो तो बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की जगह 2x इंटू dx इंटू एक्स अपॉन लैम्डा की जगह बेटा नीचे भी 2x
इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से एल तक, 0 से एल तक, राइट। एक बात और समझिए ध्यान से, 2x 2 बार आ गया तो क्या बच्चों हम इसी को x अगर 2 बार आ गया तो क्या इसे 2x² dx लिख दे, पर देख लो 2x स्क्वायर इंटू dx, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बेटा 2x² dx। काटना मत कुछ भी, तुम्हें लगे कि ऐसा 2 से 2 खत्म, वो तो हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट कट सकते हैं, वेरिएबल ऑपरेशन करने के बाद कटते हैं, मतलब x मत उड़ा देना, पहले ऑपरेशन इंटीग्रेशन कर लो और फिर काट देना। चले आजा बेटा, आजा बेटा, चले पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, अबे तुम भी क्या याद रखोगे यार, 4 5 6 7 8 9 10, बस। चलो आगे स्लाइड कर रहे हैं बेटा, थोड़ा ऊपर स्लाइड करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। एक्ससीएम बराबर, हाँ भाई, 2 कैसा नंबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को छेड़ो नहीं और वेरिएबल को छोड़ो नहीं, 2 किनारे करो। इंटीग्रेशन में कौन है बेटा x² डी, अब अच्छा 25 बार नहीं लिखेंगे, खट से भी इंटीग्रेट कर देंगे। चलो बताओ कहां से कहां तक, 0 से l तक, नीचे कितना बचा बेटा, नीचे बता 2 कैसा नंबर कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट 0 से l तक, राइट। और इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, आओ परफॉर्म करते हैं। अच्छा 2 कांस्टेंट उड़ा सकते हो, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, x² का इंटीग्रेशन, पावर को एक बढ़ाओ, x की पावर 3/3, जो पावर वही नीचे, लिमिट कहां से कहां तक, जहां से जहां तक, अपॉन x dx का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर 2/2, लिमिट जहां से जहां तक, x² का x³ और x की पावर 1 का x की पावर 2/2। देख लो भैया। चले अब बच्चों बताओ जरा सा, अभी आपने एक बच्चे ने लिखा था, आकाश ने लिखा था कि पहले रखो अपर लिमिट, तो बन जाएगा L³/3, बीच में लगाओ माइनस, अब रखो लोअर लिमिट 0³/3, डब्बा बंद, अपॉन पहले रखो अपर लिमिट L² अपॉन में 2, बीच में लगाओ माइनस 0²/2, आराम से पहले रखी अपर लिमिट L³/3, फिर 0 रखा, कोई मतलब नहीं, बेकार है वो, झंडू है, और फिर रखा x की जगह पर अपर लिमिट L²/2, फिर लगा माइनस, फिर रखे लिमिट। अच्छा 0³ का कोई मतलब नहीं, 0² का भी कोई मतलब नहीं, बचा क्या ऊपर बचा L³/3 और नीचे बचा बेटा L²/2, L की 2 पावर से 2 पावर्स खत्म हो जाएंगी, एक बचेगी, तो ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात और, ये वाला उछल के यहां चला जाएगा और ये वाला उछल के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बाहर का गुणा अंदर का गुणा, या नीचे के फ्रैक्शन को उल्टा करके ऊपर लिख दो, तो स्क्वायर से 2 पावर कट गई थी तो आंसर ऊपर L बचा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा। मैं आपसे पहले दावा कर रहा था कि आंसर L/2 से आगे आएगा, तो देखिए आंसर 2L/3 आ गया। आपको पता है 2/3 का मतलब 0.6 के आसपास होता है, 0.67 के आसपास, 0.67L, हम लोग पहले कह रहे 0.5 से आगे आएगा। देख लीजिए, खूब तसल्ली के साथ नोट कर लीजिए बस बच्चों, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, आराम से डिस्कस कर लो, बहुत बढ़िया। 2L/3, यस बच्चों सबका आंसर आ गया। चले शाबाश। डाउट डिस्कस करने के लिए इंस्टीट्यूट आपको आना बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा, बच्चों थोड़ा सा सब्र रखो, हैव अ लिटिल पेशेंस। आप अगर कभी कभार एकाध की संख्या में आना चाहे तो आकर के पूछ सकते हैं, बाकी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, धीरे धीरे करके सब चीजें आप समझ नहीं रहे ना, परिस्थितियां खराब ना हो इसलिए अभी से क्लासेस गवर्नमेंट ने बंद करा दी। भविष्य में क्या मारामारी की स्थिति आ जाए, फिर इंस्टीट्यूट बंद करो, कोई मतलब भी नहीं, घर में हो तब भी डर रहे हो, कम से कम अभी सुरक्षित तरीके से हम लोग घर में हैं, हमें पता है कि दुविधा आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही प्रिकॉशंस ले लिए। अब कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ऑनलाइन ऑफलाइन का बिल्कुल डर खत्म कर दो, सब बिल्कुल छोटी बात है यार, बड़े आदमी बनना है तो बड़ी सोच रखो, अभी कहा पैर की मोच, छोटी सोच कभी आगे ना बढ़ने देगी, तो बस खाली इतना समझ लो तुम कि जो भी चल रहा है उसको स्ट्रिक्टली कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना है, हमें ऑफलाइन पढ़ाया जाए ऑनलाइन पढ़ाया, यार हमें 1% डिफरेंट नहीं महसूस हो रहा, ईश्वर जानता है, थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है क्योंकि आप सामने नहीं है, आपका दीदार करने का मजा ही कुछ और है, आप सामने नहीं होते थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपसे ऊर्जा मिलती है बेटा, हकीकत है,
तो आप सामने नहीं, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आप तो मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, दर्द तो हमें है, हमसे पूछो, हमें तकलीफ पूछो, हम तो खाली तुम्हें अंगूठे, दिल, चेहरा देख रहे हैं, वो भी इमोजी में देख रहे हैं। तो बच्चों बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सब कुछ बिल्कुल टाइमली नॉर्मल हो जाएगा, टाइमली नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग फिर से बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस मुलाकात करेंगे, वैसे पढ़ते रहेंगे। सोचो जब इतनी खतरनाक पैंडेमिक का जो इतना खतरनाक फेज था, जब वो बाईपास कर गए, अब तो वैक्सीन भी लग चुकी है, कोई समस्या वाली बात नहीं, लड़ लेंगे यार। बस खाली डेटा के बारे में कंजूसी मत करना, रिचार्ज रखना, क्लास टाइमिंग से करते रहो, बिल्कुल सीरियस होकर के, सीरियस एटीट्यूड के साथ सारे नोट्स बनाओ बच्चों। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी उस पर चलो, अन्यथा छोड़ दो। अधूरे मन से कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। अधूरे मन से किया गया प्रयास समय का नुकसान कराता है, ऊर्जा का नुकसान कराता है, सब कुछ नुकसान ही कराएगा, लक्ष्य मिलेगा भी नहीं। तो प्रवचन बंद करते हैं, मुद्दे पर आते हैं बच्चों। आंसर क्या दिक्कत है? हम लोगों ने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म रॉड होती, हम आपको कंपेयर करा देते हैं, देख लीजिए बहुत ध्यान से बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 5 तक गिनेंगे, 4 5, चलो शाबाश। अरे इस क्वेश्चन को करने के पहले इंटीग्रेशन सीखना क्या है, छोटी सी प्रोसेस इंटीग्रेशन बेटा, बस रफ कर दें। तो बच्चों चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से देख लो कि ये, अच्छा बच्चों एक बात यही कंपेयर करा दे, सारी बातें लिख दे जरा फटाफट, पहले तो इसको हटा दें। अब सुनो सुनो सुनो, एक बात बस तुरंत सीखो, बस क्लास छोड़ रहे हैं, तुरंत 30 सेकंड के अंदर क्लास छोड़ देंगे। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म का मतलब मास पूरी लंबाई में समान रूप से भरा गया है, या दूसरा केस हो सकता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हमको लैम्डा की वैल्यू दी जाए, मास अनियमित तरीके से भरा गया हो, कुछ ऐसे भरा गया हो, तो ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी लैम्डा, लेकिन इसमें लैम्डा कांस्टेंट होगा m/l, इसमें लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, वो x की तरह होगा, 2x होगा, 2x+3 होगा, ऐसे कुछ होगा बेटा, है ना, रफली ऐसे होगा। इसमें जो एक्सियम होगा, अच्छा इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, इसमें भी एक्सियम आएगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इसमें भी एक्सियम आएगा, कहीं ना कहीं बॉडी के सारे मास को सेंटर्ड मान सकते हैं, इसमें भी एक्सियम आएगा। इसमें इंटीग्रेशन, इसमें इन दोनों में कॉमन बात क्या है, शानदार बात, कि एक्सियम, अरे रॉड खड़ी कर दोगे तो वाईसीएम आ जाएगा, सीधी लेटी है तो एक्सियम आ रहा, तो एक्सियम का जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm into x, मास मूवमेंट अपॉन टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm, जहां से जहां तक, जहां से जहां तक, लंबाई l है, l रखो, 3 मीटर 3 मीटर रखो, 5 मीटर 5 मीटर रखो। कल इसी क्वेश्चन में, इसी की प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। और पहली बात सुन लीजिए, सारी अब तक की बातें बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेना। कल पहले पूरे सारे आर्टिकल पहले के 5 मिनट में, 5-10 मिनट में, 10 मिनट में लगभग सारे आर्टिकल पहले रिवाइज करा देंगे, फिर कल इसी का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ कल हम लोग जितने भी कुछ शेप्स याद करने वाले हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास इज एक्सपेक्टिंग 2 मोर लेक्चर्स बेटा, उम्मीद है मुझे जहां तक, यस आज अगर थर्सडे है तो सैटरडे हम लोग सेंटर ऑफ मास लगभग फिनिश कर चुके होंगे अपने नीट और जी मेंस के लेवल तक, राइट। इससे ऊपर सवाल नहीं जाएगा, परेशान मत होइएगा बेटा, राइट। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं इसी के आगे, रिवाइज करते रहिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, अपील है आपसे, जैसे रेगुलर हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे रेगुलर रहिए बच्चों। और बाकी सब थोड़ी सी बड़ी सोच रखो, डेटा वगैरह रिचार्ज रखो, ठीक, बाय बाय, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, बाय बाय, लव यू टू बच्चों, बाय बाय। शायरी बेटा कल सुनाएंगे, प्रॉमिस, कल बहुत शानदार शायरी सुनाएंगे, बिल्कुल प्यारी सी, तुम्हारा दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा, बहुत ही शानदार। चलो बाय बाय।